एनालिसिस बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन टर्म नहीं यूज करा है हमने। हमने कौन सा टर्म यूज किया है यहाँ पे? एनालिसिस टर्म यूज किया है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि एक पूरा लाइन, एक पूरा स्टेटमेंट लिखने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, किसी ना सिंबल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो सिंबल का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको देख के ना बंदा समझ जाता है कि हाँ भाई इसका क्या मतलब है। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आप जैसे कहीं पे डॉक्टर के पास गए, क्लिनिक में गए, मॉल में गए, किसी ऐसे कंजेस्टेड एरिया में गए, स्टेशन पे गए, कहीं पे भी गए, तो ये सिंबल बना होता है, क्या मतलब है इसका? इस सिंबल का क्या मतलब है, ये जो आपका? हाँ ठीक है, नो स्मोकिंग जोन, यही दिखता है आपको। सारे बच्चे, ये तो सारे बच्चे को पता होगा भाई, ऐसा अगर लिखा है ना, ऐसे और ऐसे ब्लॉक का साइन दिया है, दैट मीन्स कि नो स्मोकिंग जोन। अच्छा एक बात बताइए, क्या किसी ने लिखा है इसके नीचे नो स्मोकिंग जोन? नहीं लिखा। मैंने आपको हाँ। बताया क्या पूछ के पहले? नहीं बताया। कैसे पता चला आपको? भाई आप जानते हैं, पहले आपने दिमाग लगाया ये क्या है, तो सिगरेट है। फिर ये क्या है उसके ऊपर, तो ये ब्लॉक का साइन है। किसी कॉल को भी ब्लॉक करते हैं तो ये सिंबल आता है, उसमें ब्लॉक्ड कॉल आता है तो ये सिंबल आता है। बच्चे पहचानते हैं इसको। तो ये आपने खुद से ही एनालाइज करके मुझे बता दिया कि ये सिंबल है। तो ठीक उसी तरीके से एक्चुअली पेडिग्री एनालिसिस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहली और सबसे बेसिक बात, जेनेटिक्स में पहली बार अब हम लोग कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। और जो सिंबल हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो इतना आसान और एक्यूरेट होना चाहिए कि उसको देखते के साथ बच्चे समझ जाए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि वो आपका टाइम सेव करने का काम करे। जैसे अभी अभी मैंने आपको जो सिंबल दिखाया, उस सिंबल में आपने क्या सीखा कि उसने आपका टाइम भी सेव करा, आपको लिखना भी नहीं पड़ा, कोई दिक्कत भी नहीं आई आपको, कोई एरर भी नहीं आया उसमें, तो इजीली आप उसको वहां पे रिप्रेजेंट कर पाए। उसी तरीके से यहाँ पे बहुत ही आसान से बेसिक से आपके पास कुछ सिंबल जो है वो अवेलेबल है, क्या करने के लिए, इन सारे केसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। बहुत ही आसान, सुपर इजी है। अगर मैं बोलूं कि इससे आसान कुछ नहीं हो सकता तो बिल्कुल सही बात है, बहुत ही इजी है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है कि हाँ हम कहाँ किस सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो आपको जो यहाँ अभी डायग्राम दिख रहा है, तो मेल को हम क्या करते हैं, स्क्वायर सिंबल देते हैं। कौन सा सिंबल देते हैं? स्क्वायर का सिंबल हम लोग मेल को देते हैं। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये थोड़ा ब्लर है इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरा करा है, ये देखिए। ये है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर आपको मेल रिप्रेजेंट करना है तो स्क्वायर सिंबल यूज करेंगे। अगर आपको फीमेल को रिप्रेजेंट करना है तो सर्कल सिंबल का इस्तेमाल कर। बस ड्रॉ करने में क्या है, मतलब फीमेल बोलना भी नहीं पड़ रहा है, फीमेल लिखना भी नहीं पड़ रहा है, बस आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, बस समझ आ गया फीमेल है। ठीक है, अगर आपने उसको ऐसे डायमंड का शेप दे दिया, दैट मीन्स सेक्स अनस्पेसिफाइड, ना तो मेल है ना फीमेल है, जो ट्रांसजेंडर है। अब अगर इसको बनाते वक्त आपने क्या किया, इसको ऐसे जल्दी जल्दी बॉल पेन से आपने ऐसे कर दिया, इसको कलर कर दिया जल्दी जल्दी में, तो ऐसे ही होता है, इतने अब स्केच पेन लेके तो जाएंगे नहीं, कैसे आप कलर करने बैठ जाए। तो ये क्या है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। क्या है ये? अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, फिर ये रहा मेल, ये रही फीमेल, इनके बीच में ये रहा सिंगल लाइन। फिर आप सोचेंगे भाई इसका क्या मतलब है, ये मैरिज या मीटिंग का सिंबल है, मेल और फीमेल का। ठीक है, डबल लाइन है तो डबल लाइन का मतलब है मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, जिसको यहाँ पे कंसेंजीनियस मीटिंग लिख रखा है। तो बच्चे बोलते हैं कि मैम ये इसका क्या मतलब है? देखिए क्या मतलब है, मतलब ये है कि मेल और फीमेल की जब मैरिज हुई और इन्होंने अपने पुराने 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 एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को खंगालना स्टार्ट करा, तो पता चला इनके एंसेस्टर्स जो थे वो क्या है, वो तो खुद ही रिलेटिव्स हैं। तो पता चला कि ये क्या है, जेनेटिकली रिलेटिव्स हैं, उनकी बात करी जा रही है। अब ये देखिए, ऐसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ये रहा एक्यूरेट। क्या है, क्या बोलना है इसको देख के, सो देखिए।
अभी देखिए इसको लिखने में कितनी मेहनत जाती है और इसमें कितना समय बचाया आपका, दोनों देखिए। एक नॉर्मल मेल है जिसने एक नॉर्मल फीमेल से मैरिज करी, और लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, जिसका फर्स्ट चाइल्ड जो है एक फीमेल है, सेकेंड चाइल्ड एक मेल है। समझ आ गया? ठीक है। अब इसको दूसरा पढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ जो मेल है उसको मैंने यहाँ पे अफेक्टेड कर दिया। अफेक्टेड जब कर दिया, तो अफेक्टेड जब किया तो क्या आ गया यहाँ पे, अफेक्टेड करने के बाद मेल है नॉर्मल है, फीमेल है नॉर्मल है, फर्स्ट गर्ल चाइल्ड हुई वो नॉर्मल है, लेकिन जैसे यहाँ पे मेल चाइल्ड है वो क्या है, यहाँ पे अफेक्टेड है। तो ये थोड़ा सा याद करके बताएंगे, ये कैसे, कौन से डिसऑर्डर को ऐसा एक्सप्रेशन मिल सकता है, सोच के देखिए एक बार। कुछ याद आ रहा है? ये वाला जो एक्सप्रेशन है अभी अभी जो बताया मैंने आपको। हम इस केस की भी बात कर सकते हैं, जैसे अभी अभी सिकल सेल अनीमिया पढ़ा आपने, ठीक है। सिकल सेल अनीमिया पढ़ा तो मेल क्या था, नॉर्मल था, फीमेल क्या है, नॉर्मल है। भाई क्या है वहां पे, मतलब उनको डिजीज हो तो नहीं रखा है ना, एक्सप्रेस तो नहीं हो रखा है ना। फर्स्ट चाइल्ड है तो आपने देखा होगा कि उसमें 75% प्रोबेबिलिटी तो ये भी थी ना कि नॉर्मल बच्चे हो सकते हैं, तो ये नॉर्मल है। फिर ये क्या है, जो मेल चाइल्ड है इसको क्या हो गया, ये अफेक्टेड हो गया। तो ये क्या है ना, सिंबल है, उसको सिंबलाइज करने का, उसको बताने का। और एक लास्ट आपको यहाँ पे जो नीचे दिखाया जा रहा है वो भी काफी सिंपल है, आप देख के समझ जा रहे होंगे। मैं इस लास्ट वाले के बारे में बात कर रही हूँ। मेल और फीमेल नॉर्मल है, लेकिन अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। बिल्कुल, अगर अभी जो मैंने आपको बताया एक चाइल्ड के लिए जो 25% प्रोबेबिलिटी थी कि भाई अफेक्टेड हो गया, इसको देख के ना कोई भी बच्चा बता सकता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, भाई एक बात बताओ, जब मेल नॉर्मल है फीमेल नॉर्मल है तो उसको कैसे बीमारी हुई, तो आप तुरंत क्विक आंसर नहीं कीजिएगा कि अच्छा मेल और फीमेल दोनों कैरियर होंगे, यस और नो, सोच के देखिए। अगर मेल और फीमेल में से एक को भी बीमारी होती तब तो हम वहां पे इसको कलर कर देते ना, ऐसे प्लेन थोड़ी बनाते हम लोग। तो ये क्या समय बचाता है, ठीक है। अब फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, क्या क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई क्या सीक्वेंस है इस पेडिग्री एनालिसिस का, करना क्या चाहते हैं हम लोग, क्या बताना चाहते हैं इसकी मदद से हम। तो पेडिग्री एनालिसिस का एक ही सिग्निफिकेंस है, क्या, कि by pedigree analysis you can easily understand whether the trait is dominant or recessive, पहली बात। फिर आप ये सीख सकते हैं कि what is the pattern of transmission of any specific disorder। आप सेवरल जनरेशन्स में जब किसी डिजीज के चलने का पैटर्न चेक करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। समझ आया आपको? समझ आया? यस मैम। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, बस एक लाइन का कंक्लूजन लिखिए, बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। इसकी खासियत ये है कि इसको जितने क्वेश्चंस में फिट करके देखेंगे उतना ज्यादा आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। बस ये खासियत है, और कुछ भी दम नहीं है इसमें, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो बोलने का क्या मतलब हुआ, द एनालिसिस ऑफ एनी ट्रेट, किसी हम गुण को भी देख सकते हैं इसमें, डिसऑर्डर को भी देख सकते हैं, एनी ट्रेट और डिसऑर्डर, किसी भी ट्रेट के। भाई अब अगर डिसऑर्डर है तो वो भी तो ट्रेट ही है ना एक तरीके का। तो द एनालिसिस ऑफ एनी ट्रेट इन सेवरल जनरेशंस, इन सेवरल जनरेशंस ऑफ फैमिली में ही देख रहे हैं ना, फैमिली के बाहर थोड़ी चलेगा हम इसके पड़ोसी के पास। इन अ फैमिली, सिर्फ हम फैमिली में देखना है, सोच के देखिए। फैमिली के बाहर थोड़ी होगा, जो पूरा ये ट्री बन रहा है, जो पूरा आप यहाँ पे बनाने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ किस में हो रहा है, एक फैमिली में ही देख रहे हैं हम लोग। देखिए बस एक छोटी सी बात है, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी आपको कैसे समझ आएगा जब मैं केस बताऊंगी तो अभी सिकल सेल अनीमिया एक्सप्लेन करते करते अभी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई, मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये आपको बता रखा है, बट चलिए अच्छा हुआ
अब ये क्लियर हो गया, क्योंकि जितने डिसऑर्डर्स आप पढ़ेंगे सबका एक पेडिग्री चार्ट जो है बनता है कि कैसे उसका पैटर्न जो है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, पहले लेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट।